वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अला 24/7 स्कूल। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम इवोल्यूशन का लेक्चर 2 शुरू करने वाले हैं। पहले लेक्चर में हमने सीखा कि क्या क्या जो है इस चैप्टर में हमने पढ़ना है और धीरे से मैंने शुरू कर दिया है आज आपका कॉन्टेंट वाइज पहला लेक्चर। पर अकॉर्डिंग टू द सीरीज ऑफ लेक्चर दिस इज द लेक्चर 2 ऑफ द इवोल्यूशन, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने इवोल्यूशन के चैप्टर ओवरव्यू के बारे में बात किया। उम्मीद कर रही हूँ पसंद आया होगा, उम्मीद कर रही हूँ कि लेक्चर को आपने शेयर किया होगा, दूसरों को बताया होगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि मैम आ चुकी है यहाँ पे। तो लोगों को बता दो ज़रा, क्योंकि बहुत सारे क्लास 12th वाले बच्चे मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, कि ये वाला चैप्टर आप कब पढ़ाएंगे, तो उनको बता दीजिए आप कि मैं ये चैप्टर पढ़ाना शुरू कर चुकी हूँ। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ, राइट। ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है, इस मतलब आपका जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें पहला जो टॉपिक है उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, देन ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो आज का जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो दोनों चीज़ों के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो आज जो लेक्चर मैं बना रही हूँ, इस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताना है पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। इस लेक्चर में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्स जो है वो कैसे ओरिजिन हुआ। यूनिवर्स के ओरिजिन होने के लिए 2 थ्योरीज है, बिग बैंग थ्योरी और सोलर नेबुला थ्योरी। सोलर नेबुला थ्योरी के बारे में आपकी एनसीईआरटी आपको ज़्यादा बात नहीं करती, पर कई बार आपके एग्जामिनेशन में ये ऑप्शन में दिया रहता है नीट में, तो मैं नहीं छोड़ना चाहती। आपको पता है कि अगर नीट में आना है तो डेफिनेटली हमको पढ़ना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो सोलर नेबुला थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी ये 2 थ्योरीज हैं जो कि यूनिवर्स के ओरिजिन को सपोर्ट करती हैं। फिर उसके बाद में ओरिजिन ऑफ अर्थ समझाऊंगी कि अर्थ का ओरिजिन एग्जैक्टली कैसे हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं थ्योरीज पढ़ाऊंगी कि किस क्या थ्योरीज हैं इनके ओरिजिन होने की। ओरिजिन ऑफ अर्थ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रिमिटिव एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ में बताऊंगी कि कैसा था, और वही चीज़ आप रिपीटेड पढ़ेंगे कहाँ पर, ओपेरिन हेल्डाने की थ्योरी पे। तो ये चीज़ बस ध्यान से सुनना, और यही चीज़ बार बार आप रिपीट करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इवोल्यूशन आपको रट्टा मरा जाएगा ये वाला चैप्टर। तो ये याद रखिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये हम पढ़ने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, कि आपकी लाइफ के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। क्या है बताइए? कि आपके 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हैं कि भाई आपका जो लाइफ है वो ओरिजिन कैसे हुई। तो बेटा इवोल्यूशन चैप्टर में यही 2 चीज़ें हमने पढ़नी है कि सबसे पहले जहाँ पर आपकी लाइफ है वो जगह है अर्थ। अर्थ कैसे आई? अर्थ है यूनिवर्स से, पर यूनिवर्स कैसे आया? तो पहले यू हैव टू लर्न अबाउट द यूनिवर्स का ओरिजिन, फिर यू हैव टू लर्न अबाउट द अर्थ का ओरिजिन, फिर यू हैव टू लर्न अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ इनटू द अर्थ। समझ में आई बात? तो सबसे पहले आप उन जगह के ओरिजिन के बारे में पढ़िए जहाँ पर लाइफ पाई जाती है, फिर उन जगहों पर लाइफ का ओरिजिन पढ़िए। जब आप लाइफ का ओरिजिन पढ़ लेते हैं तो अब उसका डेवलपमेंट पढ़िए कि इतने जो ये जो लाइफ है, ठीक है, आपके जो है ये जो लाइफ आप बात कर रहे हैं ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर कैसे मूव करी बच्चों। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर कैसे मूव करी। ये वाला टॉपिक हम कहाँ डिस्कस करेंगे? पार्ट ऑफ इवोल्यूशन में, कि कैसे एक छोटू सी सेल एक वेल डेवलप्ड इंसान में कन्वर्ट हो जाती है। और लाइफ में हम दूसरी बात करेंगे ओरिजिन के बारे में, कि भाई लाइफ तो तब आई होगी जब पहले उस जगह का ओरिजिन हुआ होगा। तो पहले यूनिवर्स का ओरिजिन हल्का सा पढ़ेंगे और उसके बाद अर्थ का ओरिजिन पढ़ेंगे। क्लियर? जब इन दोनों का ओरिजिन पढ़ लेंगे तो इनमें लाइफ कैसे आई ये पढ़ेंगे, फिर लाइफ का सिंपल से कॉम्प्लेक्स होना कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई कि आपको इस चैप्टर में पहले ओरिजिन पढ़ो जगह का, कि कहाँ पर हम हैं। पहले वो जगह आई होगी कि तभी ना आए होगे कि भगवान ने आपने बोला ले भगवान धूम ला मोम फट स्वाहा लो इंसान बन गया। ऐसा नहीं होता बेटा। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो आज भी ये सपोर्ट करती हैं कि भगवान ने आशीर्वाद दिया है तो तुम आ गए। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं कि गरम बोल रही हूँ, गरम जगह पर या हल्की ह्यूमिड जगह पर पसीने से लथपथ शर्ट को रखोगे, पसीने से लगी हुई, तो आपके चूहे जन्म ले लेंगे। तो बेटा ये सब थ्योरी रिजेक्टेड हुई है। आपकी वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो क्या है? आपकी ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी, जो ये बताती है कि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं आ जाती। एक प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे चीज़ें चलेंगी उसके बाद ही इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है और इरिवर्सिबल है। एक बार इवोल्यूशन
हो गया ना तो वापस से बैक नहीं हो सकता, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस बच्चों जी, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि हमको ओरिजिन पढ़ना है, उसके बाद हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि सिंपल से आप कॉम्प्लेक्स कैसे हुए। क्लियर है, देखो कैसे हो रहा है, इवोल्यूशन ही तो है GIF जो चल रहा है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट, जिसमें हम ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड उसका इवोल्यूशन पढ़ते हैं, इसको हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। कल जब मैंने आपको NCERT रीड कराई थी तब मैंने आपको ये बताया था कि आपको उस पूरे पैराग्राफ में कुछ नहीं पढ़ना है सिवाय इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ नाउ, अब ओरिजिन ऑफ लाइफ हम शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो, इट इज, ठीक है, ये कैपिटल होगा, ठीक है। इट इज क्वाइट क्लियर दैट लाइफ वाज ओरिजिनेटेड इन फॉलोइंग 3 ब्रॉड स्टेप्स, 3 ब्रॉड स्टेप पे। सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है बच्चों, यही मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पढ़ो तो कि जो आपका अर्थ है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स का ओरिजिन पहले पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद अर्थ का ओरिजिन पढ़ेंगे बच्चों जी पहले हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इनमें लाइफ कैसे आती है, फिर इस लाइफ में इवोल्यूशन कैसे होता है। यही चीज ना मैंने आपको पहले बताया था, यही बता रही हूँ ना कि लाइफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे हुई ये इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। पर सबसे पहले आपको लाइफ का ओरिजिन कहाँ हुआ, तो यूनिवर्स में का ओरिजिन हुआ होगा, फिर अर्थ का ओरिजिन हुआ, फिर ही लाइफ आई ना, फिर वो लाइफ कॉम्प्लेक्स कैसे हुई। तो इस चैप्टर में आपको यही बेसिकली 2 चीजें पढ़नी है, ठीक है। आई डोंट नो कि ये इतना ऊपर क्यों चला गया है, पर इसको सही करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, द यूनिवर्स, देखो ये डेट्स आपको याद रखनी है क्योंकि NCERT की डेट्स है, तो ये आपको याद रखनी है, ये इससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। यूनिवर्स जो है ये 20 बिलियन साल पुराना है, यूनिवर्स 20 बिलियन साल पुराना है। यूनिवर्स में इतने सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, बहुत सारी चीजें हैं, कितने साल पुराने हैं, 20 बिलियन साल पुराना है। और हम ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो करीब 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी। तो यूनिवर्स ये याद रखना है क्योंकि ये NCERT में ये डेटा है, तो जो चीज़ NCERT में है बेटा वो हम छोड़ नहीं सकते हैं, ये बात आप अपने दिमाग में घुसा लो, जितना अच्छा घुसा लोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। नहीं डाल पाओगे दिमाग में अपने बात तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्लियर है बच्चों। सो यूनिवर्स कितने साल पुराना है बच्चों, यूनिवर्स जो है ये 20 बिलियन साल पुराना है, उसमें भी अर्थ इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स बेटा, अर्थ यूनिवर्स का ही पार्ट है, याद रखिएगा। तो ये कितने साल पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर अगो। अब अर्थ के और यूनिवर्स के इवोल्यूशन पे या उसके ओरिजिन पे, नॉट इवोल्यूशन, ओरिजिन पे 2 थ्योरीज हैं जो मैंने आपको बताई, बिग बैंग थ्योरी और सोलर नेबुलर थ्योरी, ठीक है। ये मोस्ट एक्सेप्टेड, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही है, बहुत सारी और थ्योरीज हैं। आपके NCERT ये वाली थ्योरीज के बारे में जिक्र करती है, बिग बैंग थ्योरी का जिक्र है, देखिए आप NCERT का इवोल्यूशन का 2nd पेज में ऊपर की ओर लिखा हुआ है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में जिक्र करती है, सोलर नेबुलर के बारे में नहीं बात करती, पर हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी बेटा जी जानना पड़ेगा। अभी तक की कहानी आई होप आप क्लियर कर चुके हैं। क्या क्या बोल रही है मैम, मैम ये बोल रही है कि सबसे पहले आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है, पर लाइफ का ओरिजिन कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, यूनिवर्स में, और यूनिवर्स से क्या बना, अर्थ। तो इन दोनों का ओरिजिन पढ़िए, यूनिवर्स का भी और अर्थ का। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइफ का ओरिजिन, लाइफ का ओरिजिन के बाद हम पढ़ेंगे कि लाइफ कैसे कॉम्प्लेक्स हुई, इट इज द इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हमने इस पूरे इवन पूरे चैप्टर में ये डील करना है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये देखिए, अब देखो 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ बनी, पहला साइन ऑफ लाइफ कि उसमें जीवन है वो 4 बिलियन ईयर अगो आया। सबसे पहला मैक्रोमोलिक्यूल बना RNA जो कि है 3 बिलियन ईयर अगो, और फर्स्ट सेल बनी 2 बिलियन ईयर अगो। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कि भैया यहाँ लाइफ हो सकती है, 4 बिलियन ईयर अगो पहले पता चला, और उसके बाद 4 बिलियन, नॉट मिलियन बेटा, है ना, 4 बिलियन की बात कर रही हूँ मैं। फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल जो कि RNA प्रोटीन था वो कब बना, 3 बिलियन ईयर अगो बना, और फर्स्ट सेल जो थी वो आपकी 2 बिलियन ईयर अगो बनी। ये डेटा आपने याद करना है, क्योंकि ये मैंने इकट्ठा लिख दिया है बच्चों, पर ये आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि NCERT में इस डेटा के बारे में वो बात करता है। तो जब आपको बात करता है तो उसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। एक बार लर्न करवा देती हूँ। यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। आपके अर्थ का ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर अगो। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब आया, 4 बिलियन ईयर अगो। पहला जो है मैक्रोमोलिक्यूल RNA प्रोटीन बना 3 बिलियन ईयर अगो, और पहली सेल बनी 2 बिलियन ईयर अगो। ये डेटा यू नीड टू लर्न एनी हाउ, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या है ये समझते हैं। देखो ऐसा हुआ, देखो जैसे कि यहाँ पे मैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, आई होप कि यहाँ पे लिखा होगा, एग्जैक्टली लिखा हुआ है, ध्यान समझो। यहाँ पर ऐसा माना जाता था कि एक बहुत बड़ा सा पार्टिकल है बच्चों, बहुत बड़ा सा, टना, ठीक है। इस बहुत बड़े पार्टिकल में वी डोंट नो व्हाट इट इज बेटा, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कल भी ये समझाया था कि इवोल्यूशन इज जस्ट अ हाइपोथेसिस। क्या सच है क्या झूठ है
वो हम नहीं जानते। ठीक है, रामायण हुई है, ये लोग जब उसके प्रमाण मिलते हैं तब हम ये मानते हैं, हम ये कंफर्म करते हैं कि हाँ राम जी रहे होंगे, सीता जी रही होंगी। पर ये भी एक हाइपोथेसिस है। हम उस हाइपोथेसिस को सच क्यों मानते हैं? बिकॉज उसके सपोर्ट पे एविडेंस है। इवोल्यूशन हुआ है, इसको हम तब आपके सिलेबस में पढ़ने लगे या इसको हम तब सच मानने लगे जब हमको कुछ एविडेंस मिले। एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूफ किया कि भैया जो पेरिन हल्डाने नाम का व्यक्ति, जो दो व्यक्ति हैं, ये सही कह रहे हैं। तो जब तक कोई एविडेंस नहीं मिलेगा राजा, मेरे बच्चों मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों गुलजारों, तब तक आप किसी भी चीज़ को सच नहीं मानेंगे। ठीक है, कई बार ऐसे भी एविडेंस मिल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि खून ही पकड़ जाता है गलत एविडेंस के आधार पे। हो सकता है ऐसा भी हो, क्योंकि हर समय इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में चेंजेस होते ही रहते हैं। तो जो चीज़ हाइपोथेटिकल है उसको आप मतलब सिलेबस में है तो पढ़ना ही पड़ेगा, पर क्या सच है क्या झूठ है आज तक कोई नहीं जानता है। बस हाँ, उसके एविडेंस में हमें सपोर्ट मिले हैं, मतलब उसके एविडेंसेस मिले हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा, तो हम मानते हैं सच है। पर कल को अगर हमें कोई दूसरा एविडेंस भी मिल जाएगा तो हम उसको जो है, जो अभी जो हमारे पास जिन एविडेंस के आधार पर ये बताते हो कि इवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स आया है, तो हम उसको खारिज भी कर देंगे जो अभी हमारे पास है। तो कंटिन्यूसली इसलिए इस टाइप की बायोलॉजी में चेंजेस होते रहते हैं। तो मैम ऐसा क्यों है, हम ऐसा क्यों करते हैं? बेटा क्योंकि जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था वो आज आप क्रिएट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? हमेशा साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज़ें जो होती हैं अच्छी होती हैं, क्योंकि जब किसी साइंटिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया है तो लैब में जाके आप उसको रिपीट कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट सही है, मतलब ये जो साइंटिस्ट बोल रहा था वो सही है। समझ में आई बात? जो पेरिन हल्डाने थे थ्योरी दी थी, एक हाइपोथेसिस दी थी कि ऐसा हुआ होगा। मिलर एंड यूरेन ने बोला कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर तुमने जो सही कहा होगा तुम दोनों ने, अगर वो सही होगा, ये मिलर एंड यूरेन दे आर द टीचर एंड स्टूडेंट, तो इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अकॉर्डिंग से पेरिन एंड हल्डाने की थ्योरी सही प्रूफ हो गई। तो हमने ये बोला कि भाई ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो ऐसी ही हुई होगी, ओरिजिन ऑफ अर्थ ऐसे ही हुआ होगा, चलो मान गए। अगर मिलर एंड यूरे वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो आज हम पेरिन हल्डाने की थ्योरी को एक थ्योरी या एक हाइपोथेसिस ही मानते। हाइपोथेसिस वो चीज़ होती है जिसमें हम अपनी एक अवधारणा, अपना एक व्यू बता देते हैं। वो व्यू सच है गलत है हमें नहीं पता है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा। अगर हमारे कहने के आधार पर तुमने उसके सपोर्ट पर कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया, मतलब जो हमने कहा था वो सही है। समझ में आई बात? अब हम वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए आज भी हम उन थ्योरीज को सही मानते हैं जिनको पेरिन हल्डाने ने दिया था। ठीक है, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि यू कैन नॉट क्रिएट द प्रिमिटिव एनवायरनमेंट। सो हमेशा आप ऐसा मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। आप इस पूरे चैप्टर में यही सीखेंगे कि ऐसा हुआ होगा। चाहे आप लेमार की बात कर लें, डार्विन की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, वो हर बार यही बोलेंगे कि ऐसा हुआ होगा। तो कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, ठीक है, एक बहुत बड़ा पार्टिकल है जिसमें क्या हुआ मेरे राजा बेटा, एक बहुत बड़े पार्टिकल में मेरे बच्चों क्या हुआ? एक्सप्लोजन, बूम। ठीक है, क्या हुआ? एक्सप्लोजन। क्लियर? अब एक्सप्लोजन हुआ होगा तो बेटा जी क्या निकली होगी? एक्सप्लोजन हुआ होगा मैम तो बहुत सारी एनर्जी निकली होगी कि नहीं निकली होगी? जब एक्सप्लोजन हुआ तो बहुत सारी क्या निकली बच्चों? एनर्जी। क्लियर? और ये एनर्जी जहाँ जहाँ तक फैली, ध्यान से सुनना, ये एनर्जी जहाँ जहाँ तक फैली वो पूरा एरिया क्या कहलाया? यूनिवर्स। समझ में आई बात? तो हम ये मानते हैं कि एक बहुत बड़ा पार्टिकल था, ठीक है, उस बहुत बड़े पार्टिकल में एक्सप्लोजन हुआ, तो एक्सप्लोजन से बहुत सारी एनर्जी निकली, और ये बेटा जी राजा मेरे बच्चों मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, जहाँ जहाँ तक ये एनर्जी गई वहाँ वहाँ तक यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? डन है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अब होता ये है कि ये एनर्जी जो है ना, ध्यान से सुनना, ये एनर्जी इट गेट कन्वर्टेड इनटू द मैटर। समझना, ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है मेरे बच्चों? इट गेट कन्वर्टेड इनटू द मैटर। इज दिस क्लियर टू यू? एक पार्टिकल था, उसमें एक्सप्लोजन हो गया, बम, ठीक है, एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैली जा रही है। जब कुछ समय के बाद, अच्छा ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आज भी बहुत ज़्यादा फैला है, एनर्जी इतनी ज़्यादा इस पार्टिकल की, हम ये मानते हैं कि आज भी एनर्जी दूर दूर तक जाते जा रही है और आपका यूनिवर्स एक्सपांड होता जा रहा है। यूनिवर्स की एनर्जी जहाँ जहाँ पर कंडेंस हुई वहाँ वहाँ पर क्या बन गए बच्चों? वहाँ वहाँ पर मैटर बना। क्या बना बच्चों? मैटर बना। और जहाँ पर ये एनर्जी कंडेंस हुई वहाँ पर हमें मिले स्टार्स। क्या मिले? स्टार्स। समझ में आई बात? तो आपका स्टार है क्या? इट इज़ अ बबल।
स्टार क्या है? बबल है। इसके अंदर क्या है? गैसेस हैं। कौन सी गैसेस हैं? हाइड्रोजन। और कौन सी गैसेस हैं? हीलियम। समझ में आई बात? आपका क्या है स्टार? व्हाट इज स्टार? स्टार इज नथिंग, इट इज द गैसियस बबल। स्टार क्या है मेरे बच्चों? ये एक गैसियस बबल है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इट इज द गैसियस बबल। ठीक है, पार्टिकल में बम्बार्डिंग हुई, एनर्जी बाहर निकली। एनर्जी जहाँ पर देखो ग्रेविटी की वजह से सारी चीज़ें जो है एनर्जी एक जगह पर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मास। ये हमेशा याद रखना है आपको, E इक्वल्स टू mc²। ठीक है, अब जो है एनर्जी जहाँ जहाँ गई वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर ग्रेविटी की वजह से वो उसी जगह पर मैटर जो है एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गया और वो एक जगह पर कलेक्ट हो जाएगा। मैटर क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। वो एक जगह पर कलेक्ट हो गए, उन्होंने स्टार बना लिया। अब हुआ ये कि एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मान लो ये एक स्टार है, ध्यान समझना, ये एक स्टार है। स्टार में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन को जोड़ जोड़ के हीलियम बनाया आपने। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से स्टार के सेंटर पर मेटल्स वगैरह बनना शुरू हुए, कैल्शियम वगैरह सब बनना शुरू हो गया। क्लियर है इतनी बात? समझ में आई बात? इस सेंटर पे जो है मैटर बनना और ज़्यादा मैटर बनना शुरू हुआ ड्यू टू द एनर्जी, ड्यू टू द हीट। क्लियर है? समझ में आ गई बात? क्या बोला? पार्टिकल बम्बार्ड हुआ, एनर्जी बाहर गई, एनर्जी ने मैटर बनाया। मैटर एक जगह पर ग्रेविटी की वजह से कंडेंस हो गया, इसने स्टार बनाया। स्टार में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। जैसे जैसे एनर्जी एक जगह पे केंद्रित हो गई है, सेंट्रलाइज्ड हो गई है, तो उस एनर्जी की वजह से दूसरे मैटर्स भी जो है, दूसरे एटम्स भी सेंटर पे बने, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीजें। क्लियर है? तो स्टार क्या है? स्टार के अंदर हाइड्रोजन हीलियम तो है, साथ के सेंटर पे उसमें और भी सारे आपके दूसरे एटम्स भी होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। दैट्स इट, बिग बैंग इतना ही था। चलो एक लाइन पढ़ लें। द वास्ट एंड एक्सपेंडेड रीजन इन द स्पेस दैट एक्सटेंड टू द इंफिनिटी, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। तो आपने ये देखा, क्या देखा आपने कि बिग बैंग में जब बम्बार्डिंग हुई, ध्यान से सुनना, बिग बैंग में क्या हुई मेरे बच्चों? बिग बैंग में जब बम्बार्डिंग हुई तो एनर्जी एक्सपैंड हुई। आज भी वो एनर्जी एक्सपैंड जो फैल रही है उस पार्टिकल से बम्बार्ड होने से, वो आज भी फैलती जा रही है। और जहाँ जहाँ तक वो एनर्जी जा रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ तक वो एनर्जी जाएगी वहीं वहीं पर क्या बनेगा? मैटर बनेगा। और जहाँ मैटर बनेगा वही वो यूनिवर्स का पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? इट कंसिस्ट ऑफ बिलियन ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट एंड रॉक्स। ठीक है, यूनिवर्स में क्या है? स्टार्स हैं, प्लैनेट हैं, रॉक्स हैं, ये सब चीज़ है। भाई हम भी यूनिवर्स का ही पार्ट है, अर्थ भी। ऑल ऑफ दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्लाउड्स ऑफ गैस एंड द डस्ट। ये सब किससे है? देखो हर चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैटर ड्यू टू द ग्रेविटी। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, E इक्वल्स टू mc²। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि मैटर जो है वो कंडेंस क्यों हुआ है स्टार में, हाइड्रोजन और हीलियम सब एक जगह पे सेंट्रलाइज क्यों है? ड्यू टू द ग्रेविटी। समझ में आ गई बात? सम थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। जैसे कि पहली है आपकी बिग बैंग थ्योरी। क्या कहती है इसको? एबे लेमेटायर ने दिया था, लेमेटेर ने दिया था, जो भी आप कहना चाहें। देखो जहाँ जहाँ तक एनर्जी जा रही है वहाँ तक बन रहा है आपका। देखो 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 देखो, ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी जा रही है आपके दूसरे दूसरे प्लैनेट्स वगैरह बनते जा रहे हैं कि नहीं बनते जा रहे? ठीक है, उसके बाद द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड एंड फॉर्म्ड अराउंड 20 बिलियन ईयर अगो। करीब 3 बार ये बात कर चुके हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, बिग बैंग बम। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्लोजन इरप्शन ऑफ हॉट एनर्जी रिच सब एटॉमिक पार्टिकल टुक प्लेस। ठीक है, समझ में आई बात? वो एनर्जी फैली, ग्रेविटी की वजह से कंडेंस हुई और आपका क्या बना? बहुत सारी चीज़ें बनी भाई, स्टार वगैरह बने। अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द सिंपलेस्ट गैसेज हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फॉर्म्ड ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम द एनर्जी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कुछ समय के बाद हाइड्रोजन और हीलियम एक जगह पे इकट्ठे हुए, जिनको आज आप क्या कहते हो? स्टार कहते हो। एज द यूनिवर्स एक्सपेंडेड इट टेम्परेचर कूल डाउन फर्दर। यूनिवर्स में जब बम्बार्डिंग हुई तो बहुत ज़्यादा हीट थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर थी। जैसे जैसे यूनिवर्स बढ़ता गया, दूर जाते गए आप बिग बैंग से, वैसे वैसे टेम्परेचर, देखो यहाँ पे बहुत बिग बैंग, यहाँ से एक्सप्लोजन हो रहा है, तो जितना ज़्यादा आप दूर जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ती जाएगी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मटेरियल कूल डाउन हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी टू फॉर्म द स्टार्स एंड प्लैनेट। समझ में आई बात? तो क्या हुआ? एनर्जी जाती गई, दूर जाती गई, दूर जाती गई, दूर जाती गई, और ग्रेविटी की वजह से वो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो, भाई एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई। उस मैटर को हमने एक जगह पे कंडेंस कर लिया और उसकी वजह से स्टार्स बनाए, दूसरे प्लैनेट्स बनाए, अर्थ वगैरह बनाई। क्लियर है?
रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस गैलेक्सीज भी इसी तरीके से फॉर्म हुई, ठीक है। अमॉन्ग दीज आर गैलेक्सी, आकाशगंगा सुना ही आपने, आर गैलेक्सी इज अ ब्राइट व्हीलिंग डिस्क कंटेनिंग अबाउट 100 बिलियन स्टार एंड इट्स कॉल्ड मिल्की वे। आकाशगंगा, हम मिल्की वे गैलेक्सी का ही तो पार्ट है जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं चमकते हुए। कैसे बने समझ में आया? पार्टिकल बम्बार्ड, एनर्जी एक्सपैंड, मैटर में कन्वर्जन, ग्रेविटी की वजह से क्या हुए, सब एक जगह पर चीज़ें कलेक्ट होते गई, स्टार्स बना, अर्थ बना। हम क्या हैं? एनर्जी थी, ठीक है, जो है एनर्जी जो है मैटर में कन्वर्ट हुई तो अर्थ बन गई। अर्थ इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? मिल्की वे गैलेक्सी। क्लियर है? समझ में आई बात? अमंग दीज आर गैलेक्सी इज अ ब्राइट व्हीलिंग डिस्क कंटेनिंग अबाउट 100 बिलियन स्टार इज कॉल्ड एज मिल्की वे। समझ में आ? सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहती है, ये बात आपको समझना जरूरी है। देखो, बिग बैंग से भी पहले की थ्योरी है सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस। बिग बैंग में आपने क्या सीखा कि किसी एक पार्टिकल में बम्बार्डिंग हुई, कहाँ से आया वो पार्टिकल? कहते हैं ब्लैक होल के रीजन में था, इसके में बहुत ज़्यादा डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, इसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। क्यों आया, क्यों एक्सप्लोजन हुआ, किसी को आज तक नहीं पता है, ठीक है। एक्सप्लोजन से चीज़ें दूर जाती गई और एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द मैटर, और उस तरीके से मैटर जब कलेक्ट हुआ तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्लैनेट और स्टार्स आए, ठीक है। अब आते हैं सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस। सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस ये कहता है, नेबुलर मतलब होता है क्लाउड, ठीक है, क्लाउड। ध्यान समझना क्या होता है। हम ये मानते हैं कि एक क्लाउड था जो कि बना था हाइड्रोजन और हीलियम का। किसका बना है बच्चों? क्लाउड हाइड्रोजन और हीलियम का। क्लियर है? ये हाइड्रोजन और हीलियम चारों तरफ घूम रहे थे, फिर जाकर सेंटर पे आ गए, ठीक है। एक हाइड्रोजन और हीलियम का पूरा क्लाउड बना हुआ था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज नेबुला। किसका बना हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम का एक क्लाउड बना हुआ है जिसे हम कहते हैं नेबुला। ये बिग बैंग के भी पहले की थ्योरी है। हाइड्रोजन और हीलियम का जो क्लाउड है वो जाकर सेंटर में डेंसिटी की वजह से, डेंसिटी क्या लोग कहते हैं, कोलेजन फ्यूजन रिएक्शन की वजह से सेंटर पे जाकर जो है कलेक्ट हो गया। क्लियर है? कलेक्ट हो गया, ये बात क्लियर हो गई आपको? क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये आपके फ्यूजन कोलेजन रिएक्शन की वजह से आपका जो हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों सेंटर पे जाकर क्या होगा, ये देखो यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पे सेंटर पे जाकर क्या हो गए, कलेक्ट हो गए। समझ में आ गई बात? हाइड्रोजन और हीलियम दोनों सेंटर पे जाकर कलेक्ट हो गए। समझ में आ गई? अब अगर पीरियोडिक टेबल आप देखो, अगर सबसे लाइटर, अच्छा ये इससे क्या बना, सबसे इसके बाद इससे क्या बन गया बच्चों? इसके बाद इससे बना सन, इससे क्या बना? सन, और ये बन गया सन। देखो सन बन गया। अब ध्यान से समझना, अगर इसीलिए तो सन को कहते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है वो। अब हाइड्रोजन और हीलियम जो है सेंटर पर आ गए, ठीक है। अब अगर सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट सेंटर पे हैं तो जो भारी एलिमेंट होंगे वो बाहर की ओर होंगे। तो ये जो भारी एलिमेंट हैं, देखो एनर्जी बाहर निकलती गई, ठीक है, बाहर निकलती गई, और जितने लाइटर एलिमेंट थे वो बाहर की ओर चले गए। और सेम उसी तरीके से वो जितने लाइटर एलिमेंट थे वो सेंटर पे आए, जो कि सन बना लिए। सन के सेंटर पे क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। तो अगर हीलियम और हाइड्रोजन सेंटर पे है, इसका मतलब ये जो लाइटेस्ट एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ लो आप जाके, तो आपको ये पता चलेगा कि जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम है, अगर वो सन में है तो भारी एलिमेंट बाहर की ओर होंगे। कैसे बना है सन? हाइड्रोजन और हीलियम के कोलिजन और फ्यूजन रिएक्शन से बना हुआ है। अब आपके जो भारी एलिमेंट है वो बाहर की ओर जाना शुरू किए। अब ये भारी एलिमेंट बाहर की ओर दूर दूर जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए, और जाते जाते हाइड्रोजन और हीलियम जो है इसने सन बना लिया है, और जो जाते गए भारी एलिमेंट, और भारी एलिमेंट जाके फिर वही फ्यूजन और कोलिजन रिएक्शंस की वजह से क्या बना लिया भाई? दूसरे प्लैनेट्स बन गए। अब अगर आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस या किसी भी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर आपको पता हो कि आपको पता हर प्लैनेट से पुराना, हर गैलेक्सी से पुराने होते हैं स्टार्स, और सबसे जो है सन क्या है? इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, स्टार सबसे पुराने होते हैं। क्लियर है? कैसे बने ये भी आपको पता चल गया। अकॉर्डिंग टू द नेबुलर हाइपोथेसिस क्या था? एक क्लाउड बना था। क्लाउड किसका? हाइड्रोजन और हीलियम का। वो एक जगह पे कंडेंस हो गया, और कंडेंस होकर उसने स्टार्स बनाए, जिसमें सन इज वन ऑफ द स्टार। सन से जो भी दूर दूर जाते गए, तो अगर लाइटर एलिमेंट सेंटर पे हैं और अगर उसने सन बनाया तो जो भारी एलिमेंट होंगे वो बाहर की ओर होंगे, और वो दूसरे प्लैनेट्स बनाएंगे। सीधी बात है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरे प्लैनेट बन गए किस रिएक्शन से? फ्यूजन और कोलिजन रिएक्शन की वजह से। तो जितना ज्यादा आप सन से दूर जाते जाएंगे उतने भारी एलिमेंट आपके प्लैनेट पे आते जाएंगे। और ये क्लाउड किसका है? सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम का नहीं है, डस्ट का भी है। इसमें डस्ट बहुत सारी घूम रही है, और ये धीरे धीरे क्या होती गई? कलेक्ट होती गई। तो हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, कुछ डस्ट पार्टिकल भी हैं, कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, ये याद रखना है। पर जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे सन से, वैसे वैसे भारी एलिमेंट आपके प्लैनेट में आते जाएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। तो बस इतनी ही सी थ्योरी है, ये ज़्यादा पुरानी है उससे बिग बैंग से,
ठीक है। और ये ज़्यादा वो भी लगती है, बिग बैंग में एक्सप्लोजन किस चीज़ का हमें आज तक नहीं पता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 4.5 बिलियन ईयर अगो आवर सोलर सिस्टम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम द गैशियस क्लाउड कॉल्ड एज सोलर नेबुला। यही बताया मैंने, गैस आपका जो सोलर सिस्टम है वो किसी से नहीं बना, वो एक गैसेस के क्लाउड से बना। कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन और हीलियम। इट स्टार्टेड टू कोलैप्स अंडर द फोर्स ऑफ इट्स ओन ग्रेविटी एंड बिकम अ फ्लैटेंड स्पिनिंग डिस्क ऑफ एटम एंड पार्टिकल। ये जो आपकी गैसेस हैं ये ग्रेविटी की वजह से पास पास आई और पास पास होकर कलेक्ट हो गई। कलेक्ट होने के बाद इन्होंने क्लाउड बनाया, क्लाउड प्रेस हो गया और जो है इसके चारों तरफ पार्टिकल घूमने लगे। द सेंटर रीजन इज हीटेड अप एंड बिकम अ स्टार, इट इज नोन एज सन। अब इसके चारों तरफ जो चीज़ें घूम रही हैं वो चीज़ें दूर जाती जाएंगी और प्लैनेट बनाएंगे, और सेंटर पे जो चीज़ आके कलेक्ट हो गया है इसे हम सन के नाम से जानते हैं। लेटर ऑन द एटम्स एंड द डस्ट ग्रेन ऑर्बिटिंग द सेंटर ऑफ द गैसियस डिस्क गॉट एग्रीगेटेड इनटू द क्लम्स एंड ग्रू इनटू द प्लैनेट्स सच एज मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। और इसके चारों तरफ जो पार्टिकल घूम रहे हैं सिर्फ सेम कोलिजन और ये देखो सेम कोलिजन और फ्यूजन रिएक्शन की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से पास आएंगे और फ्लैट होते जाएंगे और प्लैनेट बनाना शुरू कर देंगे। तो जो सन से जितना दूर रहेगा, बेटा ध्यान से सुनो, देखो ऐसा है, स्पेस के बारे में इतनी जानकारी नहीं है मुझे, पर जितना थोड़ा बहुत सीखा है वो आपको बता देती हूँ। जितने ज़्यादा आप दूर जाते जाएंगे यहाँ पर सबसे लाइटेस्ट होगा, फिर लाइटर होगा, फिर हैवी होगा, फिर हैवियर होगा, फिर हैवीएस्ट होगा। तो जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना ज़्यादा आपके पास हैवी मेटल्स होंगे, आपके पास उतने हैवी एलिमेंट्स होंगे। जितने पास होंगे उतनी ज़्यादा लाइटर होंगे। जितना सन के पास होंगे टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि सन के सेंटर पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो सन के चारों तरफ जो प्लैनेट घूम रहे हैं वो किससे बने हैं? बताओ ज़रा, किससे बने? डस्ट से बने, किससे बने? गैसेस से बने। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है इस थ्योरी से हम समझ सकते हैं। क्लियर है? समझ में आई बात? अब देखो, ओरिजिन ऑफ अर्थ, द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट जो कि हमने अभी डिस्कस किए। इट इज एस्टिमेटेड दैट द अर्थ आपकी 4.5 बिलियन ईयर पुरानी है। कैसे है भाई? अर्थ के चारों तरफ, जो सन के चारों तरफ गैसेस घूम रही हैं, जो एलिमेंट घूम रहे हैं, उन्हीं के एग्रीगेशन से आपकी अर्थ बनी है। फॉर्म्ड ओवर द लेफ्ट ओवर डस्ट एंड द गैसेस ऑफ द सन। सन से को बनाने के बाद जो कुछ भी बचा वो दूसरे प्लैनेट बनाते रहे। इनिशियली इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिडिफाइड रेड हॉट क्लाउड कंटेनिंग फ्री एटम्स एंड हैविंग अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर 5000 to 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले ये माना जाता था कि जो एग्रीगेशन हुआ, देखो सन बन गया, सन के चारों तरफ जो घूम रहा है वो प्लैनेट बनाएंगे। प्लैनेट, एक प्लैनेट अर्थ भी है। अर्थ जब बना तो वो किससे बना भाई? एलिमेंट से बना, एटम से बना, ठीक है। उनके एग्रीगेशन से बना। कौन सी रिएक्शन? फ्यूजन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कोलिजन रिएक्शन। उसके बाद इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और इससे एनर्जी निकलती जा रही है, ठीक। कितना टेम्परेचर? 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो। अब जो है आपको पता है कि प्लैनेट पे सन की रेस तो होगी कि सेंटर पे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकाल रहा है। अब ये जो एग्रीगेशन अर्थ बना, किससे बना हुआ है? एलिमेंट से बना हुआ है, एटम से बना है, गैसेस से बना है, एग्रीगेशन हुआ है इसका। अब इनको चाहिए एनर्जी। कहाँ से एनर्जी आएगी भाई? सनलाइट से एनर्जी आएगी। अब आपके जो है आपको भी पता है कि भाई मान लो ये एग्रीगेशन बना हुआ है। अब एग्रीगेशन में क्या है? एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, गैसेज हैं, ऑक्सीजन जुड़ा पानी के साथ, और क्या बना लिया बच्चों? ये बना लिया पानी, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? पर ये पानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वेपराइज हो जाता था और क्या बना लेता था? क्लाउड बना लेता था। ये चीज़ हम दोबारा भी पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आई बात? क्या समझा हमने? सबसे पहले गैसेस का एक क्लाउड था। क्लाउड एग्रीगेशन हुआ। एग्रीगेशन किस मैकेनिज्म से हुआ? फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटी। फ्यूजन जो है हुआ, जो है कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से उस जो है एक नेबुला बना, सोलर नेबुला बना। सोलर नेबुला में एग्रीगेशन होता गया तो हमने धीरे धीरे स्टार्स बनाए। सबसे पहला स्टार सन बनाया। सन के चारों तरफ जैसे जैसे सन बना और उसके चारों तरफ मैटर्स घूमते गए और उन्होंने अलग अलग प्लैनेट बनाए, जिसमें अर्थ एक प्लैनेट है। जब अर्थ बना तो उसमें क्या पाया जाएगा भाई? गैसेस है भाई। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी। तो इसमें भी भाई क्या होगा? एलिमेंट होंगे, पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे और गैसेस होंगे। पर टेम्परेचर बेटा एक्सट्रीमली हाई, तो पानी बनेगा भाई। गैस है, हाइड्रोजन इज अ गैस, और हाइड्रोजन और हीलियम तो सारे ही प्लैनेट में है, ठीक है। और ऑक्सीजन होगी, वो भी एक गैस है। दोनों पानी बनाना चाहते थे, पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता था? उड़ जाता था और जो है
वेपराइज हो जाता था। हाइड्रोजन जो है ये बहुत ज़्यादा लाइट था, इसलिए वो एस्केप हो गया, ठीक है, उड़ता। मतलब देखो अर्थ का जो पहले एनवायरनमेंट था उसमें फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, ये बात याद रखना। अर्थ का जो पहला जो एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है। आज के बाद दोबारा इस पर कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अर्थ का जो पहले एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, उसमें बार बार के हाइड्रोजन होती थी बेटा, बार बार के हाइड्रोजन होती थी। और यही कारण है कि हम इवोल्यूशन को रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारा एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग नहीं ऑक्सीडाइजिंग है। पहले फ्री ऑक्सीजन ना होने की वजह से हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और आपका हाइड्रोजन जो था वो इतना लाइट था कि चारों तरफ एस्केप हो जाता था, ऊपर चला जाता था। क्लियर है। ऑक्सीजन जो है ये बचा, और ये जो है कंबाइन, देखो ऑक्सीजन कंबाइन विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ना बहुत सारी गैसेस। समझ, इसका मतलब ये है कि मीथेन के, देखो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। NH3 का मतलब जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, तो आपका अमोनिया बनेगा, ठीक है, 2NH3, ठीक है। तो ये हो गया 3NH3, ठीक है, 2NH3। तो इसी तरीके से आप कार्बन और हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। तो जब आप चीज़ों को धीरे धीरे, देखो ये सब कंबाइन फ्यूजन रिएक्शन कब होती है, जब टेम्परेचर धीरे होता है, टेम्परेचर कम होगा तभी ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। मीथेन जो है अमोनिया एंड मीथेन फॉर्म क्या है यार, ऑक्सीजन कंबाइन विद, ऑक्सीजन नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ है, ऑक्सीजन कंबाइन विद, ऐसा समझना है आपको। देखो ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट, गलत है, इसको अपन सही करते हैं, ठीक है। इसको पेन आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो अब आपको ये समझना है कि पानी कैसे बना। फ्री ऑक्सीजन गेट कंबाइंड विद द हाइड्रोजन, इट विल मेक द वाटर, पर टेम्परेचर मतलब ज़्यादा होने की वजह से उड़ जाता था। फिर हाइड्रोजन गेट कंबाइंड विद द कार्बन, इट विल मेक द मीथेन, एंड हाइड्रोजन गेट कंबाइंड विद द नाइट्रोजन, इट विल मेक द अमोनिया। क्लियर है, एमोनिया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इवन हाइड्रोजन गेट कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल मेक द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन विल कंबाइंड विद द कार्बन, इट विल मेक द कार्बन डाइऑक्साइड। पर ये याद रखना है कि फ्री ऑक्सीजन आपके पास एनवायरनमेंट में ऐसे घूमती हुई नहीं मिलेगी। समझ में आ गई बात? आगे, ठीक है। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, लेसर फॉर्म कार्बन रिच मॉलिक्यूल एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। इट इज ऑल्सो बिलीव दैट देयर वॉज नो डिग्रेडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड अराइजिंग इन द प्रिमिटिव अर्थ, सो ड्यू टू दिस एन अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान से समझिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, C6H12O6 जब टूटती है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्लियर? ऐसा कोई भी स्टेप प्रिमिटिव अर्थ में नहीं था, इसलिए फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। अगर ऑक्सीजन है भी तो किस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में है, पानी के फॉर्म में। फ्री ऑक्सीजन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जैसे फ्री हो तुरंत जुड़ जाए, फ्री हो तुरंत जुड़ जाए, मतलब एटमॉस्फेयर में ऐसे फैली हुई नहीं है। क्लियर? ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? नाउ प्रिमिटिव एनवायरनमेंट और मॉडर्न एनवायरनमेंट में हम एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को ओवर करते हैं। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको दोबारा भी ये चीज़ आएगी आपको, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने आज दो चीज़ें पढ़ी हैं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, यूनिवर्स कैसे हुआ, एक बार आपको रिवाइज भी कराऊंगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहला नेचर बताओ, प्रिमिटिव एनवायरनमेंट का कैसा, रिड्यूसिंग अभी डिस्कस किया था, हमारा कैसा, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। इसीलिए बेटा कोई भी इवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट करने से पहले 10 बार सोचना होता है, क्योंकि हमें पहले रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बनाना होता है, ठीक है। गैसेस कौन सी डोमिनेंट थी, रिड्यूस, देखो हमारे में कौन सी गैसेस डोमिनेंट होती, फ्री ऑक्सीजन डोमिनेंट हमारे में, कार्बन डाइऑक्साइड है डोमिनेंट हमारे में, नाइट्रोजन भी है डोमिनेंट हमारे में, ठीक है। फ्री ऑक्सीजन दिख रही है, इनके में कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं। इनके में कौन सी डोमिनेंट है भाई, ये O4 क्यों लिखा है भाई, इनके में मीथेन डोमिनेंट है, अमोनिया डोमिनेंट है, हाइड्रोजन डोमिनेंट है, और वाटर एक गैस नहीं है, फिर भी पानी तो था उसमें, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये डोमिनेंट गैसेज है इनकी। हमारी कौन सी डोमिनेंट गैसेज है, ये है। इसमें भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड देखो ना तो बहुत ही लेसर अमाउंट में, ना के बराबर पहले बनता था, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ना है बेटा, वो वाली चीज़ें यहाँ पर कम मिलेगी। पानी भी मिल रहा है तो हाइड्रोजन इतना ज़्यादा है इसलिए पानी मिल रहा है, नहीं तो पानी भी नहीं मिलता, ठीक है। नाउ फ्री ऑक्सीजन जो है इसमें एब्सेंट थी, यहाँ पर प्रेजेंट है। फ्री हाइड्रोजन भर भर के प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, ऑलमोस्ट मतलब है फिर भी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ फेवरेबल टू ओरिजिन ऑफ लाइफ, नॉट फेवरेबल टू ओरिजिन ऑफ लाइफ। प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में आप ये पढ़ेंगे आगे चल के कि यहाँ से ओरिजिन ऑफ लाइफ हो सकता है, पर यहाँ अब नहीं कर सकते आप नई लाइफ का ओरिजिन, मतलब कि आप ये सोचें कि भाई कोई एक नई लाइफ बन जाए, तो इट इज़ नॉट सो पॉसिबल। तो आज आपने क्या क्या सीखा है एक बार अपन डिस्कस कर लें क्या बेटा। हमने ये सीखा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में व्हाट यू हैव टू लर्न। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि भाई यूनिवर्स कैसे बना। यूनिवर्स कैसे बना आपको ये समझ में आया। वी हैव लर्न टू थ्योरीज, वन इज बिग बैंग
बैंग थ्योरी एंड वन इज सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि एक हमारे पास पार्टिकल था, पार्टिकल में एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से खूब सारी एनर्जी बाहर निकली, एनर्जी दूर जाकर मैटर में कन्वर्ट हुई जिसकी वजह से कोलिजन और फ्यूजन रिएक्शन हुई और हमारे पास स्टार्स बने। ठीक है, स्टार्स के सेंटर पे हाइड्रोजन और हीलियम बना और सबसे पहले जो स्टार हमारे काम का है जो है सबसे सारे प्लैनेट से पुराना स्टार ही होता है और सन इज अ स्टार, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सन, इट इज द स्टार। ठीक है, समझ में आई बात। और इसी तरीके से दूसरे प्लैनेट्स का भी फॉर्मेशन हुआ। सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस हमको ये बताती है कि आपके पास कुछ समय पहले, कुछ बिलियन ईयर्स अगो, एक सोलर नेबुलर क्लाउड था। क्लाउड किसका था? हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट का। समझ में आ गई बात। उसके बाद ये क्लाउड के सेंटर पे हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ी सी डस्ट जाकर कलेक्ट हो गई। टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। रिएक्शन कौन सी होगी? कोलिजन और फ्यूजन। और इसने बनाया सन। सन से खूब एनर्जी बाहर निकल रही है, खूब एनर्जी बाहर निकल रही है, एनर्जी बाहर निकलती जा रही है और ये जो क्लाउड है इसके जो हैवी पार्टिकल है वो दूर जाते गए एनर्जी का इस्तेमाल करके। ये पार्टिकल भी कोलिजन और फ्यूजन करे और धीरे से किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों? धीरे से फॉर्मेशन हुआ हमारे सारे प्लैनेट्स का। उसमें अर्थ भी एक प्लैनेट ही है। अर्थ में पहले क्या पाई जाएगी? गैसेस पाई जाएंगी। कौन सी गैसेस में ज़्यादातर पाई जाती है? हाइड्रोजन। बहुत हाइड्रोजन था अर्थ में। टेम्परेचर करीब हज़ारों में टेम्परेचर था। ठीक है, कोई भी वहाँ पर हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है कि जितना ज़्यादा सन से दूर होंगे आपके पास एलिमेंट्स जो होंगे उतने भारी वाले होंगे। तो हमारे पास भारी एलिमेंट अच्छे खासे हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन जो गैस है इट विल कंबाइन विद द नाइट्रोजन गैसेस थी। भाई गैस तो होगा ही, भाई आपका प्लैनेट क्या है? नेबुलर क्लाउड का ही पार्ट है। गैस भी दूर जाएंगी, कोलिजन होगा तो भाई आपके प्लैनेट में गैस भी होगी। नाइट्रोजन एक गैस है जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बनाई। कार्बन जो है कंबाइन होकर हाइड्रोजन के साथ जो है मीथेन बनाया। ठीक है, ऑक्सीजन जो थी वो फ्री नहीं रह पाती थी, फ्री होते ही वो तुरंत हाइड्रोजन से जुड़ जाती थी। इट विल मेक द वाटर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वाटर जो है वो वेपराइज हो जाता था। समझ में आ गई बात। धीरे धीरे जब अर्थ का टेम्परेचर ठंडा होता गया वैसे वैसे आपके नए प्लैनेट्स बोल रही हूँ, नई चीज़ें बनती गई। जैसे मीथेन, अमोनिया से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे। किसी भी प्रिमिटिव अर्थ में ऑक्सीजन नहीं थी क्योंकि ऑक्सीजन बनाने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट तोड़ना पड़ेगा और कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन उस समय हो ही नहीं रहे था जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल रही थी। तो किसी भी प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में जब भी आप कोई भी बुक प्रिमिटिव एनवायरनमेंट के में जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो ये याद रखना बच्चों कि वहाँ पर फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। तो मैम पानी में भी तो ऑक्सीजन है, तो बेटा हाइड्रोजन इतना ज़्यादा था कि जैसे ही देखो, ध्यान से सुनो, वाटर का ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनो, वाटर का ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा है। और अगर तुम ये सोचते हो कि हम ऑक्सीजन वाटर के ब्रेकडाउन की वजह से निकालते हैं, ध्यान से सुनना, हम जब भी ये रिएक्शन करते हैं C6, देखो ध्यान से, C6H12O6, ठीक है, तो इससे क्या निकलता है? H2 और CO2। इस H2O का जब ब्रेकडाउन करते हैं तो H2 + O2, क्लियर है? ये वाला प्रोसेस प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में नहीं होता था। समझ में आई बात। आप कार्बोहाइड्रेट बना तो सकते हैं पर कार्बोहाइड्रेट आप तोड़ते नहीं थे प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में। जब तक आप तोड़ेंगे नहीं फ्री वाटर नहीं निकलेगा। फ्री वाटर अगर आपके पास है, एनवायरनमेंट में फ्री वाटर मैडम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बेटा ये वाटर कहाँ टूटना चाहिए? एनवायरनमेंट में नहीं टूटना चाहिए, ये वाटर किसी के सेल के अंदर टूटना चाहिए, तभी फ्री ऑक्सीजन बाहर आएगी। मेरी बात क्लियर हुई? फिर से एक बार समझ लो, नहीं तो फिर तुम्हारे मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। देखो, एक C6H12O6 जब ये किसी सेल के अंदर जाता है, ध्यान समझना, जब ये किसी सेल के अंदर जाता है बच्चों तो ये किस में टूटता है? H2O और CO2 में। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है? ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट तुमने खाया, ठीक है। अब ये आपने ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा और CO2 को बाहर निकाल दिया। ये CO2 कौन ले लिया? प्लांट ले लिया। ध्यान समझते जाना, प्लांट ने अपनी सेल के अंदर CO2 से H2O को जोड़ा और क्या बनाया? C6H12O6 और निकाली ऑक्सीजन बाहर। तो आप किसी सेल के अंदर ऑक्सीजन बनाएंगे तभी वो बाहर निकलेगी। समझ में आई बात? आपका मन है कि पानी को बाहर से तोड़ लेते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये याद रखना, ये सेल के अंदर ये प्रोसेस होती है। तो आपका पानी जो है वो अर्थ में पानी है पर पानी टूट नहीं रहा है, पानी वेपराइज हो रहा है फिर अर्थ में आ रहा है, वेपराइज हो रहा है फिर अर्थ में आ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डू नॉट ब्रेक वाटर इन
प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ में पानी ना टूटने की वजह से ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता था। पानी को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो आपको उसको किसी सेल के अंदर भेजना पड़ेगा, तो पहले सेल बनानी पड़ेगी। जब तक सेल ही नहीं बनेगी तो पानी टूटेगा कैसे? तो ये बात आप कंठस्थ कर लीजिए कि फ्री ऑक्सीजन तब निकलेगी जब एक सेल बनेगी। जब तक सेल नहीं बनेगी तब तक फ्री ऑक्सीजन नहीं निकल सकती। वो भी कौन सी सेल? प्लांट सेल। समझ में आ गई बात? या ऐसा सेल जो फोटोसिंथेसिस करे। क्लियर है इतनी बात? तो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग है, मॉडर्न एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग है। प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन फ्री है। क्यों नहीं है? बिकॉज वी हैव सेल। प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में सेल बनी ही नहीं है। समझ में आई? प्रिमिटिव एनवायरनमेंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हमारे पास टेम्परेचर ठीक है 37 है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार से यूनिवर्स और अर्थ का ओरिजिन हुआ, प्रिमिटिव एनवायरनमेंट कैसा था, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हम आज इवोल्यूशन क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, वी हैव ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। आज के कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए होंगे तो नेक्स्ट क्लास में आप ओपेरिन हेल्डानी की थ्योरी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो प्लांट चाहिए बेटा, और प्लांट लगाइए, क्योंकि पानी तभी टूटेगा जब प्लांट सेल आएगी। पानी नहीं टूट सकता अगर आपके पास प्लांट सेल नहीं होगी। प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में प्लांट सेल या कोई फोटोसिंथेटिक सेल ना होने की वजह से ही प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं थी। पानी था पर वो ऑक्सीजन छोड़ता ही नहीं था, क्योंकि पानी टूट ही नहीं रहा है। आई होप आपको ये कहानी जो आज मैंने थे सुनानी वो समझ में आई। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। इवोल्यूशन इज जस्ट अ थ्योरी बेटा, बस थ्योरी है। सुनते जाइए, मजे करते जाइए, मजे करते जाइए, मजे करते जाइए। आहा, रुक जाओ, मैंने तुम्हें एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई क्या? रुक जाओ बच्चों, एनसीईआरटी। अच्छा अभी और है यार एनसीईआरटी में, तो देखो बाय बाय बोलने वाली थी। आए अच्छा बच गई यार। सुन लो, देखो ध्यान से, ओरिजिन ऑफ लाइफ में ध्यान से समझना है आपको कि कंटेंट में बात करते हैं। कहाँ थे अपन? अल्ट्रावायलेट रेज एंड कॉस्मिक रेज। ठीक है, ये डायरेक्टली अर्थ में पहुंच जाती थी। पहले ओजोन लेयर नहीं बनी थी। ओजोन कैसे बनता है बताओ? ओजोन कैसे बनता है? जब हम O2 को किससे कंबाइन करते हैं? O से कंबाइन करते हैं, तभी O3 बनता है ना। जब फ्री ऑक्सीजन ही नहीं है तो ओजोन बनेगा ही नहीं। तो ओजोन बनेगा ही नहीं तो यूवी रेडिएशन भर भर के आती जा रही थी, हमारे पास नहीं आती। क्लियर? उसके बाद टेम्परेचर बहुत हाई, हमारा क्या है? नॉर्मल। रेनफॉल, इलेक्ट्रिक स्ट्रोम बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। इसी की एनर्जी का इस्तेमाल करके चीज़ें जुड़ती थी। अब क्या है? नॉर्मल हो गया सब कुछ। ठीक है, अगला देखते हैं। अब आ जाओ बेटा जी एनसीईआरटी, है ना? वही मुझे लगा कि शिप्रा मैम की क्लास में एनसीईआरटी की बूटी नहीं पढ़ाएंगी क्या मैम? एनसीईआरटी तो चलेगा भाई, अपनी क्लास में एनसीईआरटी ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? चलिए आ जाइए। कहाँ से पढ़ना है? देखो 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 देखो, यहाँ से पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड एज इज अ यूनिक इवेंट, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स बहुत वास्ट है, ठीक है, समझ में आ गई बात? मतलब अब आगे बात करो। यूनिवर्स इज वेरी, ठीक है, वेरी ओल्ड। कितना ओल्ड है? देखो डेटा लिखा हुआ है 20 बिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है, एनसीईआरटी बूटी, ठीक है, ये एनसीईआरटी बूटी है, ये देखना पड़ेगा छुप क्यों रहा है। ठीक है, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजेस द यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी के अंदर स्टार्स होते हैं और क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट होते हैं। क्लाउड, सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस अभी पढ़ा है आपको मैंने। ठीक है, तो क्या है भाई? सन क्या है? सन एक स्टार ही तो है जिसके अंदर गैसेज है। कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इन दीज एस्पेक्ट, the Big Bang theory attempts to explain us origin of universe. It talks of a singular huge explosion of unimaginable the physical terms। एक पार्टिकल था मान लो, वो लिख रहा है, इसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। जितना ज़्यादा आप दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा। क्या दूर जाना है बताओ? एनर्जी। एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बताओ? मैटर में, अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस आप बस दूर जाते जाओ, हैवी मैटर्स दूर जाते जाएंगे, वो आपके कोलिजन और फ्यूजन रिएक्शन से पास हो जाएंगे एंड दे विल मेक द प्लैनेट। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम इज फॉर्म्ड सम टाइम लेटर। द गैसेस कंडेंस्ड अंडर द ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी द अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फाउंड 4.5 बिलियन ईयर बैक। हम जो है आकाश गंगा का पार्ट हैं, ये बात होना चाहिए। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन द early earth. Water in the form of vapor, methane, carbon dioxide and ammonia is released in the form of molten mass covered to the surface। आपको ये बताया जा रहा है कि वाटर किस फॉर्म में था? वेपर फॉर्म में। ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया एक ऐसे लावा जैसे होता ना, जैसे ज्वालामुखी फटने पर लावा निकलता, उस फॉर्म में मिल रहा था। ठीक है, जो कि पूरे सरफेस को, पूरे प्लैनेट के सरफेस को कवर कर रहा था। प्लैनेट क्या है? अर्थ। ठीक है,
The UV rays from the sun broken up the water and the hydrogen, oxygen and the lighter hydrogen escaped. आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर टूटेगा भी तो escape हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा, लाइटर एलिमेंट होने की वजह से escape हो जाता था, इसलिए अर्थ के नीचे ऑक्सीजन नहीं है. ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर एंड CO2 अदर्स. मतलब अच्छा ये वाला जो मैंने कट करवाया था वो सेंटेंस ये है, ठीक है, वो सेंटेंस बेटा जी ये है, ठीक है. देखो ये वाला सेंटेंस है, वो अभी जो मैंने कट करवाया था ये पूरा सेंटेंस है, ये जो मैंने भी लिखा है ये बिल्कुल सही है. अब ये वो सेंटेंस है जो NCERT बात कर रही है. ऑक्सीजन जो है वो अमोनिया एंड मीथेन के साथ कंबाइन करके, ऑक्सीजन कंबाइन करेगी मीथेन के साथ तो क्या बनेगा भाई, ऑक्सीजन कंबाइन करेगी तो CO2 और H2O बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. CO2 और H2O बनेगा ना, मीथेन के साथ आप क्या कंबाइन करो, ऑक्सीजन कंबाइन करो तो क्या बनेगा, H2O और CO2 बनेगा. और आप करोगे भाई अमोनिया के साथ कंबाइन करोगे तो पानी बनेगा और N2O बनेगा, नाइट्रेट और नाइट्रेट्स बनेंगे. क्लियर है. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. इसके बारे में हम एक बार और पढ़ेंगे. द ओजोन लेयर वॉज क्या लिखा, ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड द मीथेन, ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड द मीथेन टू फॉर्म वाटर एंड CO2 एंड अदर, ठीक है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स. ठीक है. अब ये वाला जो पार्ट है ये याद रखना, ये मैं आपको ओपेरिन हल्डाने में एक बार और पढ़ाऊंगी तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है. एक बार हम ओपेरिन हल्डाने में इस चीज़ को और पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या चीज़ बनती है. बस आज आपको ये सीखना है, वो ओपेरिन हल्डाने की बात शुरू हो गई थी वहाँ पे, आपको ये सीखना है कि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन नहीं था. क्यों नहीं था, क्योंकि वाटर का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था. वाटर का ब्रेकडाउन अगर होगा भी सेल के बाहर तो टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो वाटर था वो एस्केप हो जा रहा था. क्लियर है, ये बात समझ में आई. आई होप जो आज मैंने आपको समझाया वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया. इफ़ यू नीड फ्री ऑक्सीजन यू नीड अ सेल, ये बात आपको पता होनी चाहिए. आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन. और अगर ऑक्सीजन तोड़ना भी है तो टेम्परेचर बहुत कम चाहिए. ओपेरिन हल्डाने में ये थ्योरी हम डिटेल से पढ़ेंगे. आई होप जो आज मैंने आपको समझाया वो अच्छे से आपको समझ में आया. सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों. तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.